आज से उत्तराखंड में सरकारी दफ्तर खुलेंगे। सभी सरकारी दफ्तर आज से खुलेंगे। सभी सीनियर अधिकारियों का ऑफिस आना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर आने का प्रोटोकॉल जारी किया गया है। गर्भवती महिला, वरिष्ठ कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प है, वो घर से ही काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि शासन की तरफ से यह भी कहा गया है कि जरूरत पड़ने पर किसी भी समय सभी कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जा सकता है। सचिव स्वास्थ्य पंकज पांडे ने ये आदेश जारी किए हैं और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन ये बड़ी खबर आपको दे दें कि आज से सभी अधिकारियों को दफ्तर आना होगा। अब यहां पर बड़ा सवाल यही है कि जब सभी अधिकारियों को दफ्तर आना है, ऐसे वक्त में फिर से बुलाया जा रहा है जब केसेस सबसे ज्यादा हैं और पहले छुट्टी कर दी गई थी, तो पहले छुट्टी क्यों की गई, पहले उनको घर क्यों भेजा गया, अब उनको ऑफिस बुलाना पड़ रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है? तो सरकारी कर्मचारियों को अब दफ्तर आना होगा, उनके लिए प्रोटोकॉल जारी कर दिया गया है। हालांकि इसमें राहत उनको दी गई है जो ज्यादा उम्र के हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको राहत दी गई है कि वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आपका यह भी जानना बहुत जरूरी है कि उत्तराखंड में जिस तरह के हालात हैं, उस पर नैनीताल हाईकोर्ट भी नाराजगी जताते हुए यह साफ कह चुका है कि सरकार के पास पर्याप्त इंतजाम नहीं है। बात करें आंकड़ों की, तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहे हैं। पहली बार राज्य में एक दिन के अंदर 6054 मरीज मिले हैं, साथ ही 108 लोगों की जान गई है। हालात कितने बिगड़ चुके हैं, आंकड़े दिखाने के बाद बताने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड छोटा सा राज्य और इस छोटे से राज्य में इतने केसेस ही वहां के हेल्थ सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए काफी है। लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। विनोद हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, कोविड का काल, बढ़ते हुए केसेस, अस्पतालों में क्या बेड है या नहीं है? कुछ अस्पतालों के बाहर तो लिख दिया गया है कि हमारे पास ऑक्सीजन बेड नहीं है। ऐसे में जो मरीज उन अस्पतालों तक जाएंगे वो कहां जाएंगे? आम आदमी को जहां तक सूचना मिल रही है बेड नहीं मिल रहे हैं उत्तराखंड में। तो इन हालातों से निपटने के लिए तीरथ सिंह रावत क्या कुछ कर रहे हैं, सरकार क्या कुछ कर रही है, और इससे तर जो सरकारी कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला लिया गया, इसके पीछे की वजह क्या? बढ़ते केसेस के बीच में एक बार फिर से वापस बुलाया जा रहा है। जी 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 राजीव, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि लगातार जिस तरह से कोविड के केस बढ़ रहे हैं और राज्य सरकार दावा कर रही है कि चाहे ऑक्सीजन की कमी हो या फिर वेंटिलेटर की कोई दिक्कत हो या फिर तमाम जितनी भी सुविधाएं हैं, बेड की कमी ना हो, दावा जरूर कर रही है, लेकिन धरातल पर पूर्ण रूप से जितनी भी सरकार की व्यापक तैयारी थी, स्वास्थ्य विभाग की तैयारी थी, वो धराशायी हो गई हैं। क्योंकि लगातार हॉस्पिटल्स में दिक्कतें लोगों के सामने जरूर आ रही है। बेड की प्रॉब्लम हो रही है, बेड नहीं मिल पा रहे हैं, आईसीयू की दिक्कत है और उसके साथ साथ वेंटिलेटर बेड नहीं मिल रहे हैं, और जिसके कारण दिक्कतें ऐसी हो रही हैं कि लोगों की जाने जा रही है। लेकिन राज्य सरकार दावा जरूर कर रही है कि स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अपनी तैयारियों में है और व्यापक तैयारी है, और उसके चलते जिस तरीके का हालात अब उत्तराखंड में हो रहे हैं, उसको लेकर माननीय हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई है। क्योंकि लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और कोविड काल के इस वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अपनी जितनी भी तैयारी हो उसको पूर्ण करें। और दूसरी बात यह है राजीव कि आप ये देखिए कि एक आदेश कल ही उत्तराखंड शासन की ओर से जारी किया गया है कि प्रदेश के जितने भी शासकीय कार्यालय हैं उनको आज से खोल दिया जाए। ऐसे में 6 दिन बंद ये कार्यालय रहे हैं, और ऐसे में जरूर गाइडलाइन तो जरूर की है कि जितने भी क्लास ए और बी के अफसर हैं उनकी 100% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। और ऐसे में जो सी और डी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनकी 50% उपस्थिति की होगी। हालांकि रोटेशन जरूर होगा, एक दिन छोड़कर कार्मिकों को आना पड़ेगा, और अगर आवश्यकता पड़ती है तो कार्मिकों को बुलाया भी जा सकता है। और उसमें यह भी है कि अगर जिसकी उम्र ज्यादा है या फिर गर्भवती महिला है। आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पहले छुट्टी कर दी गई, अब बुलाया गया है, और इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। देश में कोरोना का आंकड़ा क्या है वो आपको बताते हैं। 24 घंटे में सबसे ज्यादा केसेस आए हैं फिर से। 24 घंटे में फिर सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। 3,79,257 नए केसेस मिले हैं। 3,645 लोगों की 24 घंटे में मौत हो गई है। 2,69,507 लोगों ने कोरोना संक्रमण को मात दी है, वो स्वस्थ भी हुए हैं। रिकवरी 2,69,507 लोगों ने की है। लेकिन जो आंकड़ा संक्रमितों का आया है वो डरा देने वाला है और हालात चिंताजनक लगातार बने हुए हैं। 3,79,257 केसेस आए। यह आंकड़ा कितना विशाल है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बेड मिल नहीं रहे लोगों को, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं।
अस्पतालों के भीतर भी और अस्पतालों के बाहर भी लोग दम तोड़ रहे हैं और केसेस है कि थम नहीं रहे, केसेस लगातार आ रहे हैं। तमाम तरह की एहतियात की बातें कही जा रही हैं, तमाम तरह के प्रयासों की बातें कही जा रही हैं। तो सवाल यह है कि वो प्रयास आंकड़ों में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? वो प्रयास आंकड़ों में कब दिखाई देंगे? या सिर्फ सब भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है कि आंकड़े खुद ब खुद कम हो, कोरोना खुद ब खुद कम हो तो हो, हमारे बस का कुछ नहीं है। ये आंकड़े तो कम से कम यही दिखा रहे हैं। मौत का आंकड़ा आप देखिए, 3645 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? इन लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा बेहद डरा देने वाला है। लाखों लोगों की हमारे देश में कोरोना की वजह से मौत हो गई है। कोरोना का यह हाल है, आंकड़ा आपके सामने है, 3,79,257। जो लोग ये कह रहे थे कि कोरोना कुछ नहीं है, ये खतरनाक नहीं है, ये सब एक माहौल बनाया गया है। अब इन आंकड़ों को देख लीजिए और इस मौत के आंकड़े को देख लीजिए, और क्या अब आप तभी कहेंगे, क्या आप अभी यही बात कहेंगे कि ये एक माहौल है? स्थितियां विकट हैं, भयावह है। जो अस्पताल की दहलीज तक पहुंच रहा है, बहुत से लोग तो ऐसे जो अस्पताल के भीतर तक दाखिल नहीं हो पा रहे हैं, मजबूरी है उनकी। जो भीतर पहुंच जा रहे हैं उनके पास बहुत तरह की समस्याएं, डॉक्टर्स नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई छूने वाला नहीं। लेकिन डिस्चार्ज होने वालों की संख्या देखिए, 2,69,507 है। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो असिम्टोमेटिक हैं, यानी कि जिनमें लक्षण नहीं है, जो अपने घरों में आइसोलेट, जिन्होंने खुद को कर लिया है। और अभी डिस्चार्ज होने वालों की संख्या यह है कि ये लोग पूर्ण तरह स्वस्थ हुए हैं बीते 24 घंटों में। स्वस्थ होने वाले को ये आंकड़ा है। पौड़ी जिले में 1 मई से शुरू होने वाले कोविड वैक्सीनेशन के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। यहां पर वैक्सीनेशन के लिए लोगों की बढ़ती भीड़ की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने पौड़ी जिले में 5 और नए वैक्सीनेशन सेंटर बनाए हैं, जिन पर सभी चाक चौबंद व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है और आसानी से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीकाकरण किया जाए, ऐसी व्यवस्थाएं हैं। और सेंटर्स बढ़ाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए व्यवस्थाएं हैं। 18 से 44 साल की उम्र तक के लोगों को वैक्सीन लगेगी, क्योंकि 45 से 60 साल की उम्र के लोगों को पहले वैक्सीन लग चुकी है। अब 18 से 44 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लग जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि विधायक अपने विधायक निधि से कोविड पर पैसा खर्च कर सकेंगे। हर विधायक अपने क्षेत्र में विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए तक कोविड पर खर्च कर सकेंगे। सवाल ये कि ये पैसा पहले क्यों नहीं दिया गया? अब ये धनराशि इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। इसका इस्तेमाल कब तक हो पाएगा? जो खरीदारी है, जो मसलन ऑक्सीजन खरीदनी है, दूसरी चीजें खरीदनी है, क्या कम वक्त में खरीदी जा सकती है जब तत्काल लोगों को मदद की आवश्यकता है? ये निर्णय पहले क्यों नहीं लिया गया? के 70 विधानसभा क्षेत्र जिस तरह हैं, हर विधायक अपनी विधायक निधि से अपने विधानसभा क्षेत्र में 1 करोड़ रुपया कोविड की जंग में आम आदमी को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से 1 करोड़ रुपए का खर्चा कर सकता है विधायक निधि से, जिसके माध्यम से वो आईसीयू वार्ड्स हो, वेंटिलेटर्स हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो और अन्य तमाम तरह की सुविधाएं जो कोविड की जंग में आवश्यक है, उनको उस पर 1 करोड़ रुपए खर्चा करने का जो आज ये एक अधिकार दिया, जिसमें माननीय सम्मानित विधायक जिलाधिकारी और सीएमओ के साथ विचार विमर्श करने के बाद किस हॉस्पिटल में क्या आवश्यकता है उसकी आपूर्ति कर सकता है। इस वक्त लोगों को एक ही मदद चाहिए कि अगर संक्रमित है तो उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया जाए, उनको बेड मिल जाए, जो उनको मिल नहीं रहा है। टिहरी का जरा आपको हाल बताते हैं। करोड़ों रुपए का आईसीयू शोपीस बनकर रह गया है। 2,74,00,000 रुपए के बजट से यह जिला अस्पताल में 5 बेड का आईसीयू बना दिया क्या? मगर अभी तक इस आईसीयू का इस्तेमाल शुरू नहीं हो पाया। बनाए कितना बढ़िया है देख सकते हैं आप, लेकिन इसका इस्तेमाल कब होगा? क्या कोविड संक्रमण के बाद, मौतों के बाद इसका इस्तेमाल होगा? इसका इस्तेमाल मरीजों के लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? इसको बनाया किस लिए गया था? सवाल ये। स्टाफ को भी उन्हीं को लाना है जो भी है, क्योंकि वो पीपीपी मोड में चल रहे हैं। तो उनको कहा गया है जो इस समय जो ट्रेन स्टाफ है उससे वो शुरू करें, और जब उनके पास और स्टाफ भी की भी व्यवस्था करें, वो उसके निर्देश दे दिए गए हैं। तो वो इस तरह पर उनकी तैयारी हो रही है। उत्तरकाशी में कोरोना के 81 नए केसेस सामने आए हैं और हर दिन बढ़ रहे मामलों से जिले में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बाजार को 2 बजे के बाद बंद करने का फैसला लिया गया। 2 बजे के बाद सिर्फ
जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। उत्तरकाशी में ये बाजार बंद करवाया 2 बजे के बाद और ये निर्णय लिया गया है कि बाजार 2 बजे के बाद बंद रहेंगे। इसके पीछे की वजह है कि इसे 24 घंटे में उत्तरकाशी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में पॉजिटिव केसेस आए 81। एक बड़ी खबर हरिद्वार से, ऑक्सीजन की कालाबाजारी को रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। हरिद्वार में ऑक्सीजन की व्यावसायिक आपूर्ति पर रोक लगा दी गई। व्यावसायिक आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। कोविड हॉस्पिटल्स और मरीजों को ही फिलहाल ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। ऑक्सीजन गैस एजेंसीज को आपूर्ति का रिकॉर्ड रखना होगा, उनको ये जानकारी, ये डेटा रखना होगा और नोडल अधिकारी हर रोज डीएम को आपूर्ति की रिपोर्ट देंगे। नोडल अधिकारी की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जिलाधिकारी को बताएं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति किसको की गई। ये बड़ा निर्णय लिया गया है। बढ़ती ऑक्सीजन की डिमांड के बीच में फिलहाल कमर्शियल इस्तेमाल उसका नहीं होगा। व्यावसायिक आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है और सिर्फ कोविड के अस्पतालों में ये ऑक्सीजन जाएगी, सिर्फ मरीजों को ऑक्सीजन मिलेगी। ये निर्णय लिया गया, लेकिन ये निर्णय अमल में कितना लाया जा सकता है, धरातल पर इसका असर कितना होगा, ये देखने वाली बात है। क्योंकि निर्णय तो बहुत तरह के, लेकिन कालाबाजारी न रेमडेसिविर की अभी तक रुकी है, न ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रुकी है कि हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, तब जाकर उनको ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिल रहे हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल रहे हैं। हालात बद से बदतर हैं। ऐसे हालात हैं जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। आप उसकी कल्पना तब कर सकते जब आप उससे जूझे हुए, अन्यथा आप कल्पना करना मुश्किल है कि लोग किन किन विकट परिस्थितियों में, किस मुश्किल में आ गए हैं। इन हालातों ने दहला कर रख दिया हर एक शख्स को, दहला कर। लेकिन इस बीच में हरिद्वार में यह निर्णय लिया गया कि फिलहाल व्यावसायिक आपूर्ति नहीं होगी। व्यावसायिक आपूर्ति पर रोक लगा दी गई है। ऑक्सीजन गैस एजेंसीज की गैस, उनको रिकॉर्ड रखना होगा अपने पास। तो ये फैसला वक्त की मांग थी, क्योंकि वायरस की तबाही से हरिद्वार में हाहाकार मचा है। हालात ये है कि हरिद्वार में शमशान घाट पर काफी भीड़ है। शवों के दाह संस्कार के लिए लाइनें लग रहे हैं। कई घंटे इंतजार करने के बाद शवों का दाह संस्कार हो पा रहा है, जिसके बाद कनखल शमशान घाट समिति ने शवों के अंतिम संस्कार और घाट खाली करने के लिए समय निर्धारित कर दिया है। उनका कहना है कि जो आलम इस वक्त है, इससे पहले कभी देखा नहीं। हर रोज 35 से 40 शव दाह संस्कार के लिए आ रहे हैं। शाम 3 चक्कर मिलने लगते हैं, लेकिन जितना बुरा हाल इस समय शमशान में हो रहा मैंने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। कल भी 45 बॉडी आई थी, अब अभी तक 22 बॉडी आ चुकी है, जिसमें 9 बॉडी कोरोना की संस्कार हुआ। अच्छा, फ्लैक्स भी लगवाए हमने कि भाई सुबह आज 10 बजे से पहले आए वो 2 बजे तक मतलब प्रवाह कर दें, और 2 बजे वाले आगे शाम को रात तक प्रवाह कर। ये जगह नहीं है बिल्कुल शमशान में, आप ही देख लो क्या हाल। और इसी पर देखिए हमारे संवाददाता पंकज राणा की ये रिपोर्ट। देश भर में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है जो कोरोना की बॉडी है उनको कैसे उनका दाह संस्कार किया जाए। मैं इस वक्त हरिद्वार के कनखल शमशान घाट में हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो बॉडियाँ हैं वो यहाँ पर उनका दाह संस्कार किया जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और ये सबसे गंभीर बात है कि जो यहाँ के कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गंभीर स्थिति उन्होंने कभी नहीं देखी है जिस तरह से अब यहाँ बनी हुई है। कनखल के शमशान घाट में हर रोज़ 30 से 35 बॉडियों को लेकर लाया जा रहा है, जिसमें से तकरीबन 10 से 12 बॉडियाँ कोरोना संक्रमितों की होती है। तो ये बड़ी गंभीर स्थिति बन गई है कि लगातार जो कोरोना संक्रमित सबसे ज़्यादा जो असर है, सबसे ज़्यादा गंभीर स्थिति है वो शमशान घाटों में देखने को मिल रही है। हालांकि उसके जो कोरोना संक्रमित बॉडीज़ हैं, जो लोग उससे मर रहे हैं, उनके लिए अलग से स्थान चिन्हित किया गया है। इस साइड जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर सामान्य लोगों की बॉडी का दाह संस्कार किया जा रहा है। इधर की साइड में जो बॉडीज़ हैं वो जो कोरोना से मर रहे हैं लोग, उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। लेकिन इससे भी गंभीर स्थिति ये है कि आप ये देख लीजिए कि जो तमाम लोग अपने परिजनों की यहाँ बॉडी लेके आ रहे हैं, उनके पास किसी भी कुछ नहीं है। जो उपकरण पूरे होने चाहिए थे, सुरक्षा के मद्देनजर तमाम चीज़ें होनी थी,
कि वो मौजूद नहीं है। अस्पताल से सीधी बॉडी ऐसी ही दे दी जा रही है और वो सीधे यहाँ पर लेके आ जाते हैं और यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं शमशान घाट में कि किस तरह से गंभीर स्थिति बनी हुई है। जो यहाँ के कर्मचारी हैं वो भी ये बात कह रहे हैं कि इस तरह की गंभीर स्थिति उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखी है। तो आपसे हम यही अनुरोध करेंगे कि आप सचेत रहें, सुरक्षित रहें, ताकि कोरोना संक्रमण से लड़ने की शक्ति हमें मिल सके और कोरोना को इस देश से गायब कर सके। हरिद्वार से अपने सहयोगी संजय कुमार के साथ पंकज राणा, टीवी पे। एक बड़ी खबर हमारे पास है जो मौसम से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड में जल्द ही बदल सकता है मौसम का मिजाज, एक बार फिर बदल सकता है मौसम। देहरादून से खबर, मौसम विभाग ने अब बारिश की संभावना जताई है फिर से। देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी में हल्की बारिश के आसार हैं। 3000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बर्फबारी की आशंका जताई गई है। देहरादून में बादल छाए रहेंगे, मौसम विभाग का ऐसा अनुमान है। बात करते हैं बद्रीनाथ धाम की। जोशीमठ में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलने वाले हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:15 पर कपाट खोले जाएंगे, जिसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिर परिसर से बर्फ हटाने का काम हो रहा है, साथ ही साफ सफाई और रंग रोगन का भी कार्य जोरों पर है। वहीं नगर पंचायत ने पूरे बद्रीनाथ धाम में सफाई के साथ ही सैनिटाइजेशन का काम पूरा कर दिया है। इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।